यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का इंग्लिश मीडियम में एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि बच्चों की काफ़ी भारी डिमांड थी कि आप जो है इंग्लिश मीडियम में जो है इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू बनाइए, क्योंकि बिहार बोर्ड में या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड है जिसके इंग्लिश मीडियम में एमसीक्यू जो है वो अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आप सबको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस चीज़ का स्टडी होता है? तो आपको याद रखना है ऑफ ए स्पेसिफिक फर्म, यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, वो किस चीज़ का अध्ययन है? तो एक विशिष्ट फर्म का, ऑफ ए स्पेसिफिक फर्म का जो होता है वो अध्ययन होता है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइवेट डज द पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, क्या होगा इसका? मिक्स इकोनॉमी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हैव नीड्स, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आवश्यकताएं जो होती है वो कैसी होती है? तो आवश्यकताएं जो होती है वो क्या होती है? हमारे पास अनलिमिटेड होती है। जो आवश्यकताएं हमारे जीवन में होती है वो असीमित होती है। नेक्स्ट है व्हाई डज वी हैव टू चूज। हमें जो है चुनाव क्यों करना पड़ता है? क्यों हमें किसी वस्तु को चुनना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है रिसोर्सेस आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेस है वो हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हमें वस्तुओं को चुनना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमारे पास जो निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था जो है वो केंद्रीय समस्या नहीं है। ठीक है, नॉट द सेंट्रल प्रॉब्लम। तो हाउ टू इंक्रीज द फॉरेन ट्रेड, इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच मेथड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो किस चीज़ का अध्ययन करता है? तो आपको याद रखना है ऑफ ए इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल शब्द जो है वो बार बार माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ेगा, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। आप देख सकते हैं सारे जो ऑप्शन हैं इन सब में इंडिविजुअल शब्द जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मीन्स, यानी उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ क्या होता है? तो हमें ये याद रखना है हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो कैसा होता है? तो वो कर्व जो होता है टुवार्ड्स द ओरिजिन भी होता है, और टेल द लिस्ट ऑफ द चॉइस अवेलेबल फॉर बोथ द गुड्स, यानी दोनों वस्तुओं के उपलब्ध चुनाव की सूची को भी बता देता है। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, यानी इसे रूपांतरण रेखा भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ ऑल ऑफ दिस जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन प्राइस पेंट बेसिस। ठीक है ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट स्टडी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ दिस आर डन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी निम्न में से किसका अध्ययन जो होता है वो व्यष्टि शास्त्र में। कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द आएगा आपको इंडिविजुअल 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 आपको याद रखना है। सो ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑफ ओरिजिन, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है। फॉलोइंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है, इसका मतलब आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर याद रखना है मनी। ऑप्शन नंबर सी मनी। मनी जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। नेक्स्ट है हु सेड इकोनॉमिक्स एवर कैपिटल इज रियल साइंस एंड आइडियल साइंस, यानी किसने कहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान भी होता है और कभी आदर्श विज्ञान भी होता है, यानी रियल साइंस भी होता है और आइडियल साइंस भी होता है। आपको याद रखना फ्रेडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फ्लोइंग इकोनॉमिस्ट इज नॉट ऑफ वेलफेयरिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कौन अर्थशास्त्री जो है वो कल्याण विचारधारा के नहीं है? तो आपको याद रखना है JB से। ठीक है ना, JB से। नेक्स्ट है विच व्हाट इज द स्लोप ऑफ द प्राइस ऑफ द बजट लाइन, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बजट रेखा की ढाल क्या होती है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 -PX/PY। ठीक है, यही है हमारा बजट लाइन का स्लोप।
ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कंजप्शन ऑफ मिक्स कैपिटल, यानी मिक्स्ड कैपिटल का कंजप्शन यानी स्थायी पूंजी का उपभोग क्या होता है, तो आपको याद रखना वियर एंड टियर, वियर एंड टियर। नेक्स्ट है व्हाट डज वियर एंड टियर एक्सपेंस इंक्लूड, यानी घिसावट व्यय निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित होता है, तो आपको याद रखना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है जिसमें थोड़ा सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, आपको ये याद रखना है जीएनपी और नीचे में लगा रहेगा एमपी यानी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फ्लोइंग सर्विस इज द सेकेंडरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो द्वितीय सेवाओं में आता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र की सेवाओं में सेकेंडरी जो हमारा एरिया है सर्विसेज जो है उसमें ये कौन सा आता है, तो आपको याद रखना मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व राइजेस टुवर्ड्स द ओरिजिन बिकॉज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व राइजेस टुवर्ड्स द ओरिजिन because the marginal substitutes rates increases, this is the right answer, यानी उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर क्यों झुक जाता है, तो इसका मतलब है कि सीमांत प्रतिस्थापना दर जो होती है वो वर्धमान होती है, यानी यहाँ पर जो ये रेट जो होता है वो इंक्रीज कर देता है, मार्जिनल रेट जो होता है वो इंक्रीज करता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कि बजट लाइन एट द कंज्यूमर ऑप्टिमम पॉइंट, यानी उपभोक्ता की इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा कहाँ होता है, तो एक्स जो होता है वो टच करता है कर्व को, याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हु डिवाइड इकोनॉमिक्स इनटू माइक्रो एंड मैक्रो ब्रांचेज, माइक्रो और मैक्रो ब्रांचेज में इकोनॉमिक्स को किसने दो भागों में बांट दिया, तो आपको याद रखना है रेगनर फ्रिंच, ठीक है ना। रेगनर फ्रिंच जो थे उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो और मैक्रो दो प्रकार के इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज में इकोनॉमिक्स को बांट दिया था। इन विच द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट है इफ ए 20% यानी 20% चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड कॉज अ 40 चेंज इन डिमांड, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% चेंज आ जाता है तो डिमांड में 40% चेंज हो जाएगा, तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर 2, क्यों 40% डिवाइडेड बाय 20% दैट इज 2, सो 2 इसका होगा सही जवाब। नेक्स्ट है कि द जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड, यानी सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन जो होता है हम लोग किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समस्या है, तो आपको आर्थिक समस्या यही है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं यानी जो संसाधन है हमारे पास वो बहुत ही सीमित मात्रा में, तो यही एक जो है वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन रेट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस, तो इसका आपको याद रखना है, यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को सीमांत उत्पादन परिवर्तन दर या सीमांत अवसर लागत अगर कहते हैं हम लोग, तो सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना सीमा का आकार कैसा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि जो हमारे पास जो मूल बिंदु है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं वो कॉनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी आपको मूल जो होगा वो नतोदर की ओर झुक जाएगा, यानी कॉनकेव लाइन बनाएगा ओरिजिन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्टिंग एनी वन पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज देयर अ सॉल्यूशन टू बी द सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था के किसी केंद्रीय समस्या का हल किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि व्हाट शुड बी प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन किया जाए, एंड द सेकेंड वन इज फॉर होम प्रोडक्शन शुड बी डन, और किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, ये जो होता है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम होता है, याद रखिएगा। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है तो यहाँ पर एक लाइक बटन होगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ द इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है कि अधीन मान वक्र की ढाल कैसी होती है। तो कर्व जो बनाएगा वो कैसा होगा, निगेटिव बनाएगा। स्लोप कभी भी कर्व बनाएगा तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ लाइन इज द रिलेटिव टू द ओरिजिन ऑफ द इनडिफरेंस कर्व एक्सिस। ठीक है, यानी अधिमान वक्र अक्ष के मूल के सापेक्ष कैसी रेखा होती है, तो आपको याद रखना है इलेवेशन। कैसी होगी, इलेवेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच सेक्टर कैरीज आउट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, यानी कौन सी अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था में निवेश जो होता है वो कौन सा जो सेक्टर है वो करता है। तो आपको याद रखना है, इसमें हम लोग जो है प्रोडक्शन सेक्टर फर्म के बारे में बात की जा रही है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोडक्शन सेक्टर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड में क्या आता है, तो पब्लिक के लिए देखो रोड भी, सड़क पे भी पब्लिक चलता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस भी पब्लिक चलता है। ठीक है ना, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस इज अ बुक रिटन बाय होम, यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको याद रखना है जॉन मेनार्ड किन्स, ये नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच इकोनॉमी इज देयर प्राइवेट ओनरशिप, किस अर्थव्यवस्था में जो होता है वो प्राइवेट ओनरशिप यानी निजी स्वामित्व होता है, तो यहाँ कैपिटलिस्ट जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स आर ऑल द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी आपसे पूछा गया है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी है, तो आपको याद रखना मिक्स्ड। नेक्स्ट है कि शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हाउ इट इज, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, तो कॉनकेव हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन फॉर द कॉनकेव शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो कॉनकेव आकार का होने का कारण क्या है, तो ये होगा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इज, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी का क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन है व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ शुड द प्रोड्यूस गुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार का उत्पादन किया जाए और उन वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाए, तो ये सभी के सभी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सप्लाई आइटम, यानी किसी हम पूर्ति वस्तु के नाम पे यानी सप्लाई आइटम के नाम से कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम ऑफर्ड फॉर द सेल एट अ फिक्स्ड प्राइस पर यूनिट। नेक्स्ट है माइक्रोस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट है द फील्ड ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज, यानी आपसे क्या पूछा गया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो किस क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन, सॉरी प्रोडक्शन फंक्शन नहीं, इसमें जो होगा प्राइसिंग जो होगा, प्रोडक्शन फंक्शन में ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब आएगा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द होल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि समग्र का अध्ययन किससे संबंधित है, यानी स्टडी ऑफ होल जो है किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है कंप्रिहेंसिव एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इंडिकेट सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा जो पेयर है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स को डिनोट करता है, तो देखो चाय के बदले हम कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टी एंड कॉफ़ी जो होगा इसका सही जवाब होगा। हम पेन के बदले इंक का नहीं इस्तेमाल करते हैं, पेन से लिखा जाता है तो इंक स्याही से तो हम नहीं लिख सकते हैं, स्याही किसी चीज़ में भरेंगे तभी हम लिख पाएंगे, उसके लिए पेन होना जरूरी है। एप्पल का काम, एप्पल क्या है फ्रूट है तो पोटैटो वेजिटेबल में आ जाता है। कार होगा लेकिन प्योर पेट्रोल, दोनों एक दूसरे को हम लोग रूप में नहीं यूज कर सकते हैं, कार है तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए, अब पेट्रोल है तो उसके लिए कार चाहिए, लेकिन चाय के बदले हम लोग कॉफ़ी यूज कर सकते हैं, कॉफ़ी के बदले चाय यूज कर सकते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जहाँ हम एक दूसरे के ये जोड़ा है, पेयर है, जिसके बदले में हम एक वस्तु के बदले में जब हम दूसरे वस्तु ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो आपको याद रखना है रेयरिटी, दुर्लभता। दुर्लभता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा रेयरिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इकोनॉमिक्स, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक वृद्धि की अवधारणा को अर्थशास्त्र में किसने सबसे पहली बार लाया था। तो आपको याद रखना एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ पीस, हमने अभी इसको पीछे किया था किन्स। किन्स जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, जिनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है। नेक्स्ट, हु सेड दैट इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ इज इट द साइंस ऑफ, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो है धन का विज्ञान है, वेल्थ ऑफ, ठीक है ना, साइंस ऑफ वेल्थ। तो इस कथन जो है एडम स्मिथ का ही है, तो आपको यहाँ पर होगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट, हु फर्स्ट यूज द वर्ड माइक्रो, माइक्रो शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल किसने किया, पीछे हम लोगों ने किया था रेगनर फ्रिंस। नेक्स्ट, इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में जो होता है वो हमारा प्राइस मैकेनिज्म पे हम लोग जो है किसी भी चीज़ों के बारे में डिसीजन लेते हैं। ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी द मेन ऑब्जेक्टिव इज, यानी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा समाजवादी हो जो लोग हो गए, सोशलिस्ट जो हो गए, उनका क्या होगा, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों का भलाई करना चाहेंगे, तो मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक, निम्नलिखित में से कौन जो है वो समाजवादी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी की विशेषता नहीं है। तो आपको यहाँ याद है इकोनॉमिक फ्रीडम। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी किस साल इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में, माइक्रो और मैक्रो दो हिस्सों में बांट दिया गया था। तो आपको याद रखना है 1933 यानी 1933। चलिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, अ वर्टिकल डिमांड कर्व मीन्स दैट, एक वर्टिकल डिमांड कर्व जो होता है इसका मतलब क्या होता है। हमारे पास ऑप्शन है द थिंग्स इज अ नेसेसिटी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या था कि एक लंबवत मांग वक्र का मतलब क्या होता है, तो वस्तु आवश्यकता जो है आवश्यकता से ज़्यादा है, आवश्यकता जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी उपभोक्ता संतुलन के लिए हमें क्या चाहिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो प्राइस के बराबर होगा, तभी जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ आइसो मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सम सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम क्या कहते हैं। तो ये देखिए गॉसियन लॉ भी कहलाता है, और इसी का दूसरा नाम जो है वो हमारा प्रतिस्थापन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो दोनों जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज 0.5 देन द डिमांड फॉर द गुड, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग का लोच जो है 0.5 है तो वस्तु की मांग कैसी होगी, तो वहाँ पर लगता है रिलेटिवली इन इलास्टिक, यानी वस्तु में डिमांड में ज़्यादा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डोंट हैव अ मेजरिंग मेथड, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मांग की लोच मापने की विधि नहीं है। तो आपको याद रखना इनकम सिस्टम, इनकम सिस्टम जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कौन जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको हिंदी में मांग की लोच कहते हैं उसको प्रभावित करता है। तो आपको यहाँ नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट भी इसको प्रभावित करता है, मिसलेनियस यूज ऑफ आइटम भी इसको प्रभावित, टाइम यूनिट, ऑल ऑफ दिस जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल कंज्यूमर डू व्हेन इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि एक उपभोक्ता आय बढ़ने पर उसका जब इनकम बढ़ता है तो किन वस्तुओं का वो रिड्यूस द डिमांड ऑफ गुड्स, यानी किन वस्तुओं का वो डिमांड घटा देता है। तो उसको आपको याद रखना है ग्रिफिन गुड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन, यानी उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या होता है, तो आपको याद रखना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस। नेक्स्ट है चेंज इन विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कॉज चेंज इन डिमांड, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
किसमें परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, किसमें परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा प्राइस में बदलने से, इनकम बदलने से, तो हम नन ऑफ दिस, कोई ऐसा नहीं है जिसमें मांग में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स यानी विलासिता वस्तुओं की मांग जो होती है वो कैसे होते हैं, हाईली इलास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड एक्सेप्शन टू द डिप्रिसिएशन रूल, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद कौन जो है वो नहीं है, तो कलेक्शन ऑफ रेयर थिंग्स जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द मिडिल ऑफ ए स्ट्रेट डिमांड कर्व पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक ऋजु रेखी मांग है जिसको आप बोलते हैं मिडिल ऑफ ए स्ट्रेट डिमांड, ठीक है, का मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगा, तो आपको यहाँ पर याद रखना है विल बी यूनिट। इन द मिडिल ऑफ ए स्ट्रेट डिमांड कर्व पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी यूनिट। नेक्स्ट है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होगा, विल बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का कर्व जो होगा वो वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में से गुजरेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मांग की लोच का मान क्या होता है, तो आपको याद रखना निगेटिव। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर अप्लाइंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ओरिजिन, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण क्या थे, तो आपको याद रखना है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम्प्लीट इंस्टॉलेशन ऑफ रिसोर्स, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, यानी अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है इकोनॉमिक कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत जो है वो किसने प्रस्तुत किया था, हु रिप्रेजेंट द कैलकुलेटिव थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, हु रिप्रेजेंट द कैलकुलेटिव थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, मार्शल, जॉन मार्शल। नेक्स्ट हमारे पास है 36 नंबर, फॉर्मुलेटिंग ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हु डिड इट, फॉर्मुलेशन ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हु डिड इट, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्स। नेक्स्ट है रॉबिन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ आइसो मार्जिनल यूटिलिटी, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ 40% चेंज इन प्राइस रिजल्ट 60% चेंज इन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि यदि हमारे पास कोई वस्तु में 40% चेंजेज आता है जिसके कारण वस्तु का जो डिमांड है उसमें 60% चेंज आ जाता है, तो यहाँ पर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 60% बाई 40% को जो चेंजेज है उसको डिवाइड करना है, 0 से 0 घटाना है, यहाँ पर होगा 2 3 6 2 2 4 एंड 3/2, ठीक है, थोड़ा सा माइनस लगा रहेगा क्योंकि डिमांड जो है वो घट बढ़ रहा है, तो यहाँ से 3/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो माइनस में 1.5 आएगा, ये माइनस में 1.5 जो है इसका सही जाएगा, ये ऑप्शन में माइनस में 1.5 ही दिया हुआ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच मार्केट फाउंड कॉमोडिटी, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन वन गोज फॉर, यानी किस बाजार में वस्तु में विभेद पाया जाता है, तो वहाँ पर जहाँ पर मोनोपोली चलती है, तो मोनोपोली जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ टाइम एलिमेंट इन द प्राइसिंग प्रोसेस, यानी किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्वों का विचार जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, तो आपको याद रखना है जॉन मार्शल, यानी मार्शल उसका सही जवाब हो जाएगा। Who among is the following presented the ordinal theory of utility, यानी निम्नलिखित में से उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको याद रखना है हिक्स एंड एलन, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द डिमांड कर्व इज Q इज इक्वल टू 40 माइनस 2P एंड द सप्लाई कर्व इज Q इज इक्वल टू 100 प्लस P देन द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द डिमांड विल बी, तो यहाँ पर जो डिमांड होगा वो हो जाएगा 200:100, ठीक है, 200:100। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कोस्ट कर्व इज, ठीक है, यानी एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र जो होती है वो कैसी होती है, तो आपको याद रखना है एवरेज फिक्स्ड कोस्ट कर्व, इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट है द डिमांड कर्व एट द पॉइंट वेयर अ लीनियर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द क्वांटिटी एक्सिस इज इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको याद रखना है 0, यानी जहाँ पर रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काट देती है तो उसकी लोच कैसी होती है, यानी इलास्टिसिटी कैसी होती है, वो तो वहाँ ई इज इक्वल टू 0 हो जाता है। नेक्स्ट है इफ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीजेस इन द मार्केट देन द बजट सेट, ठीक है ना। बजट जो होता है वो कैसा होता है, यानी यदि किसी बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बाजार सेट कैसा होता है, तो आपको याद रखना है बिकम्स बिगर इफ बोथ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट द राइट इन द सेम प्रोपोर्शन देन, यानी अगर मांग और पूर्ति दोनों जो है दाईं और समान अनुपात में शिफ्ट हो जाती है तो वहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ परचेज विल बी इंक्रीज, यानी वस्तु का मूल्य और क्रय की मात्रा में क्या वृद्धि होगी, यानी बढ़ जाएगा ये दोनों। नेक्स्ट है कि पब्लिक गुड आर नॉट कॉम्पिटिटिव, दिस मीन्स दैट एन इंडिविजुअल कंजम्पशन, यानी सार्वजनिक वस्तुएं जो होती है वो प्रतिस्पर्धा की नहीं होती है, इसलिए किसी वस्तु के उपभोग करने में वस्तु की मात्रा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द लॉ ऑफ डिमांड इज रिलेटेड टू, यानी आपसे पूछा है कि मांग के नियम जो है वो किससे संबंधित होते हैं, तो बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट है इफ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज द बजट लाइन इज पैरेलल, यानी आपसे क्या पूछा है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा कैसी हो जाती है, विल नॉट स्लाइड। नेक्स्ट है कि द इक्वेशन mt इक्वल टू आर टेल अस दैट द डिमांड फॉर मनी, यानी एक हमारे पास इक्वेशन है m इक्वल टू आर, यह बताता है कि मुद्रा की जो मांग है वो कैसी है, तो आपको याद रखना है पॉजिटिवली डिपेंड ऑन इनकम, इसका जवाब ए नंबर भी हो जाएगा, और इसका जवाब जो है पॉजिटिवली डिपेंड ऑन द एवरेज प्राइस लेवल सी भी हो जाएगा, तो आप ऑप्शन चुनेंगे डी नंबर ऑप्शन चुनेंगे, ओनली ए एंड सी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लग्जरियस गुड, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विलासिता यानी लग्जरियस गुड्स की जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होती है वो हमेशा जो होती है E इज ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, E इज ग्रेटर देन 1 जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीजेस देन द डिमांड फॉर द गुड विल बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंक्रीजेस। नेक्स्ट है इफ द प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस देन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड विल इंक्रीज डिमांड, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तुओं की मांग क्या होगी। तो देखो अगर मान लेते हैं कि हमने पिछले एक ऑप्शन में किया था चाय और कॉफ़ी के बारे में, यानी टी और कॉफ़ी के बारे में बात किया था, मान लो सपोर्टेड कि कॉफ़ी महंगी हो गई, जब कॉफ़ी महंगी हो जाएगी तो लोग जो है चाय की तरफ जाएंगे, तो चाय की डिमांड भी तो धीरे धीरे बढ़ेगी, जब चाय की डिमांड बढ़ेगी तो चाय भी महंगी होती चली जाएगी, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो विल इंक्रीज, यानी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन हो गया, चाय के बदले तो कॉफ़ी के बदले हम लोग चाय यूज करेंगे तो चाय हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का जब डिमांड बढ़ेगा तो उसकी याद रखिएगा प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है ना, तो विल इंक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शिफ्ट टू द राइट, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दाईं ओर खसक जाती है, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन रिसोर्सेस नंबर ए एंड यहाँ पर हो जाएगा ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर देखो ए और सी दोनों ऑप्शन सही है, तो आपको चुनना होगा डी नंबर बोथ ए एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एट अ लोअर प्राइस द कंज्यूमर इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द गुड बिकॉज, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है, जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो खरीदार जो होते हैं अपने डिमांड्स जो होते हैं अपनी जो मात्रा है क्वांटिटी है उसको बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, तो देखो बढ़ाने का कारण क्या है कि पहला तो वस्तु सस्ता हो गया है, द कमोडिटी बिकम चीपर, यहाँ सस्ता हो गया है, और दूसरा जो हमारा है द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज विद डिमांड, तो जब वस्तु सस्ती हो जाएगी तो आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर भी ओनली ए एंड बी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, ए और बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द सप्लाई कर्व इन द वेरी शॉर्ट रन इज, यानी आपसे पूछा गया है कि अति अल्पकाल बहुत ही छोटी सी काल में जो पूर्ति वक्र होती है सप्लाई जो होती है वो कैसी होती है, तो आपको याद रखना है कंप्लीटली इनइलास्टिक,
नेक्स्ट है व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉल्ड, यानी स्थिर पूंजी का उपभोग हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना वियर एंड टियर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी आपसे पूछा गया है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन है, तो आपको याद रखना है माइनस में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, आगे माइनस लगा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ द थिंग टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड इज, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता कैसी कहलाती है, तो हम इसको कहेंगे यूटिलिटी, उपयोगिता। नेक्स्ट है कि ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स व्हेन, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो कब आता है, तो आपको याद रखना है कि ये दो कंडीशन में होते हैं, इफ टी आर इज इक्वल टू टी सी एंड एम आर इज इक्वल टू एम सी, सो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन द मार्जिनल यूटिलिटी इज, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता मार्जिनल जो होती है वो कैसे हो जाती है, तो जीरो। नेक्स्ट व्हाट एक्सप्रेसेस रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया सापेक्ष लोचदार मांग का को कौन व्यक्त करता है, तो आपको याद रखना है डेल्टा क्यू एक्स डेल्टा क्यू बाई ओनली क्यू इक्वल टू ग्रेटर देन डेल्टा पी बाई पी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इफेक्ट ऑफ द स्टॉपिंग प्रोडक्शन, यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में से किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो आपको याद रखना है वेरिएबल कॉस्ट बिकम जीरो, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता बराबर क्या होता है, आपको याद रखना है डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू, इसका सही मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो क्या होगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। पहला नंबर जो में ये लिख लीजिएगा, सुधार दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग डज अ हाइपरबोलिक डिमांड कर्व शो, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अति परवलयाकार हाइपर डिमांड कर्व जो होता है वो क्या दिखलाता है, तो आपको याद रखना है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रेट लाइन सप्लाइंग कर्व कमिंग आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सरल रेखा पूर्ति वक्र की लोच क्या हो जाएगी, तो आपको याद रखना है इक्वल टू यूनिट। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, आपको याद रखना है इसमें जो है सी नंबर का क्वेश्चन P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू M, ये जो होता है इसका बजट लाइन का सही इक्वेशन होता है। नेक्स्ट है कि सम ऑफ द बजट लाइन एट द प्राइस ऑफ गुड वन डिक्रीजेज, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तु एक का मूल्य घटने पर बजट रेखा में कैसी बदलाव आती है, तो आपको याद रखना है डिक्रीजेज, वहाँ पर भी घाव मतलब ढलान या फिर ढाल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर फॉर कमोडिटी बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप, ये जो कथन है इसमें पूछा गया किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम स्वास्थ्य कैसा स्वास्थ्य कराता है, तो आपको याद रखना लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉम्बिनेशन सब्स्टिट्यूट, कॉम्बिनेशन सब्स्टिट्यूट कौन है, तभी हमने पीछे किया था चाय और कॉफ़ी, क्योंकि चाय के बदले कॉफ़ी और कॉफ़ी के बदले चाय पिया जा सकता है। नेक्स्ट इफ द डिमांड फॉर 30 LED बल्ब इंक्रीजेज, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि LED बल्ब की जो डिमांड है कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है तो दोनों किस प्रकार की वस्तुएं हैं, तो आपको याद रखना है सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि प्राइस इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है, व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पर आपको याद रखना है EP इज इक्वल टू 0, सो सी नंबर जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी फॉर डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ
लीनियर डिमांड कर्व व्हाट विल हैपन, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत की मांग का लोच जो है वो क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि EP इज इक्वल टू 1 जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट विच ऑफ द फ्लोइंग डिमांड कर्व इज कम्प्लीटली इन इलास्टिक, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन है। तो आपको याद रखना है ऑल ऑफ दिस। इफ द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड क्वांटिटी इन द न्यू इक्विलिब्रियम देन शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द ओरिजिन इन व्हाट विल चेंज। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यदि किसी संतुलन की स्थिति में पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है तो नए संतुलन में मूल्य एवं मात्रा में परिवर्तन कैसे देखने को मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, प्राइस विल डिक्रीज एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ पावर इस कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज द बजट सेट, यानी कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ जाता है तो कंज्यूमर का जो इनकम है वो कैसा हो जाएगा विल ग्रो अप। नेक्स्ट है हाउ डज अ रेशनल कंज्यूमर चूज अ बंडल, यानी हाउ डज अ रेशनल कंज्यूमर चूज अ बंडल। ठीक है, रेशनल कंज्यूमर जो होता है एक बंडल कैसे चूज करता है, मोस्ट प्रिफर्ड यानी सर्वाधिक अधिमान वाला जो होता है वो चूज करता है। नेक्स्ट है द कंज्यूमर्स डिमांड फंक्शन फॉर अ गुड इन द डिमांड कर्व इज, यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मांग वक्र में किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग फलन कैसी होती है। तो आपको याद रखना है ऑल ऑफ दिस। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिमांड कर्व इज A minus BP then what will be the quantity demand of the commodity at zero price, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा कि यदि मांग वक्र DP A minus BP हो तो शून्य मूल्य पर मांग की वक्र की मात्रा में क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ A। ठीक है। नेक्स्ट है कि सच गुड्स हुज क्वांटिटी डिमांडेड मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ इनकम आर कॉल्ड, यानी ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा में गति करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन गुड्स, सामान्य गुड्स हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी लोच की मांग की परिभाषा क्या है। तो डेल्टा Q बाई Q0 एंड डेल्टा P बाई P डिग्रीज इंटू 100, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा कि मांग की लोच की इकाई क्या होती है। तो नेक्स्ट है इट इज अ प्योर नंबर। नेक्स्ट है व्हाट इज द शोन ऑन द बोथ द एक्सेस ऑफ द प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व डायग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेटिस्फिकेशन। नेक्स्ट है इफ द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इफ द क्वांटिटी इज 1 देन व्हाट विल बी द Q माइनस Q इज ग्रेटर देन 0 इंडिकेट, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि पूर्ति की मात्रा Q और मांग की मात्रा QD डिमांड, ठीक है, सो QDS माइनस QD इज ग्रेटर देन 0, ये क्या दिखाता है। तो ये दिखाता है सरप्लस। जब डिमांड जो होता है, जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है उसको सरप्लस कहते हैं। इफ द अदर थिंग रिमेन्स नॉर्मल देन इन टैक्सेस बाय डिडक्शन व्हाट हैपेंस टू कंजप्शन, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अन्य बातें सामान्य रही तो करों में कटौती से उपभोग में क्या होगा, बताओ, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी बातें समान है, टैक्स को कम किया जाए तो जाहिर सी बात है जो हमारा कंजप्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज इलास्टिसिटी, जब डिमांड गुड जो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए जो डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नोन एज विच ऑफ द फ्लोइंग। सो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अवसर लागत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना ट्रांसफर इनकम वैल्यू एंड डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कि द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट इज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, सो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, तो आज यह जो वीडियो है इसमें हम इतना ही रखेंगे। 89 के आगे भी जो प्रश्न हैं वो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो होता है उतना भी जो होता है थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, ज़्यादा पढ़ने में बच्चों का मन नहीं लगता इस सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, रट जाने पड़ेंगे, जो कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे जो ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, या कोई भी बोर्ड जिसमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से याद करिए, बार बार देखिए वीडियो को, क्योंकि देखते देखते ये वीडियो आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो में के याद हो जाएंगे आपको।
और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।